मैथमेटिक्स की आज की ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की शॉर्ट टेक्निक के साथ, और यहाँ पे आपको जो बुक्स और मेथड है उससे अलग मेथड सिखाए जाते हैं, जिससे आपकी एग्जाम में जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हो जाती है। इन टेस्ट की टेट सीरीज या फिर लेक्चर कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को दूर करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखिए आप। लेट, अब देखिए सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें आपको क्या चीज वॉच करनी है, ध्यान से देखिए। लेट ए एन एंड सी एन, दो हमने ली हैं, ए एन और सी एन, दो हमारे पास रियल सीक्वेंस हैं, या हम कहें कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैं जो कि कन्वर्ज करती हैं एक ही नंबर एल पे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने हाईलाइट की है कि दोनों ही सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करती हैं। और बी एन एक तीसरी सीक्वेंस है, किस प्रकार से कि बी एन की जो टर्म्स हैं वो ए एन और सी एन के बीच में आ रही हैं हर एक एन के लिए। अगर आप 1 की बात करेंगे तो V1 हमारे पास किसके बीच में आएगा, A1 और C1 के बीच में आएगा। अगर आप B2 की बात करेंगे तो वो आपका A2 और C2 के बीच में आएगा। इस प्रकार से हर एक n के लिए ये टर्म्स इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तब जो सीक्वेंस Bn है वो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी, तो वो वही नंबर L को कन्वर्ज करेगी जिसको कि हमारी An और Cn कन्वर्ज कर रही थी। तो जो स्टेटमेंट आपका है सैंडविच थ्योरम का, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम स्क्विज थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका नाम रखा गया है स्क्विज या फिर सैंडविच, तो जैसे हम नॉर्मली घर पे सैंडविच बनाते हैं दो ब्रेड को लेके, उसके बीच में हम आलू की पीठी रखते हैं या फिर टिक्के रखते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ शो करी गई है। ध्यान से देखिए कि ये जो Bn है ये An और Cn के बीच में आ रहा है, यानी कि दो ब्रेड के बीच में हमने, ये हमारे पास क्या है An, ये हमारे पास An है, और ये हमारे पास क्या है Cn है। तो इस प्रकार से An और Cn के बीच में हमारे पास क्या है Bn है। तो इसी प्रकार से आप सीख लें कि ये भी ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, और ये आलू की टिक्की है बीच में, और इसकी जो मैंने क्या होता है निचोड़ना होता है। तो ये जो टर्म है बीच वाली ये इन दोनों के बीच में है। इस प्रकार से इसका नाम स्क्विज थ्योरम भी रखा गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व आउट करेंगे स्क्विज थ्योरम से या फिर सैंडविच थ्योरम से। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट बना है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बोलते हैं, अपॉन में n है, और ये आपका 1/10 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम पहले इसको सोल्व करते हैं मेथड फर्स्ट से, जो कि हमारा 12th क्लास वाला मेथड है। जनरल मेथड ही हम एग्जाम में करेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। सब्जेक्टिव मेथड में अगर ऊपर लिखा हुआ आ गया कि आप इसको प्रूव कीजिए बाय सैंडविच थ्योरम, तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा आ गया सैंडविच थ्योरम से इसको प्रूव करना है BSc में, तो आप इसी से प्रूव करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आएगा, आप 12th वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है, x में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट घटा देते हैं, और ये हमारे पास 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे n/10 से जब अलग अलग करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो ये 1/10 बचेगा, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास ध्यान से देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा और अपॉन n आएगा। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो ये तो फाइनाइट वैल्यू हो गई, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर आएगा किसी भी n के लिए, कितना ही बड़ा नंबर हो, नीचे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे हमेशा ऊपर नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू फाइनाइट नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/10 माइनस 0 इक्वल टू 1/10। तो देखिए ये वैल्यू आपकी सीधे निकल गई। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपने BSc में ये इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप अपना माइंड यूज करें। अब हम इसमें चलते हैं मेथड सेकंड की तरफ।
अब एक चीज़ आप देखिए, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं तो क्या चीज़ आपके सामने आती है कि जो भी आप संख्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालेंगे, ये हमारे पास एक नंबर है x और ये इसका, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये आपके पास देखिए x है, x मैंने 2.5 ले लिया, तो मुझे पता है कि 2.5 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू 2 आएगी। और यहाँ पे जो x आपने लिया है, आप ध्यान से देखिए, इस 2.5 में से अगर मैं यहाँ पे एक नंबर कम कर लेता हूँ तो 1.5 आएगा, एक नंबर कम करके, तो इसको मैंने बराबर लिख लिया x माइनस 1। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई कि किसी भी x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपके पास उस x से छोटा होगा और x माइनस 1 से बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे क्योंकि जब तक इनइक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि सैंडविच थ्योरम का जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था उसमें bn की वैल्यू an और cn के बीच में थी, तो जब तक इनइक्वालिटी को हम इसमें जनरेट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट हमारा सामने नहीं आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पिछले लेक्चर फंक्शन के बनाए हुए हैं उसमें भी इस प्रॉपर्टी को आपको बताया था। अब यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे। अब आप ऊपर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हुई कि n/10 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो n/10 से यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी n/10 माइनस 1 से, और n/10 से छोटी होगी। अब इसी के अंदर आप क्या करेंगे, अपॉन में यहाँ क्वेश्चन में n दिया गया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ऊपर क्या दिया गया है और नीचे आपको n दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगले स्टेप में n से डिवाइड कर देंगे। आप अगला स्टेप अलग से लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये वाली, ये सीक्वेंस आपके पास bn बन गई, ये आपके पास cn बन गई और ये आपके पास an बन गई। इसको आप अलग अलग करेंगे यहाँ से, तो ये 1/10 माइनस 1/n बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसको bn लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास 1/10 आ गई। अब इसके ऊपर जब लिमिट आप लगाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट, अगर हमने खाली लिमिट भी यहाँ लिखा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। सीक्वेंस के चैप्टर जब हम काम करेंगे और खाली लिमिट मैंने लिख दी, कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये चीज़ समझ लें कि जो भी n या x यूज हो रहा है तो वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे लिखना, आप बुक्स में भी देखते हैं कि कहीं खाली लिमिट लिखा रहता है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/0 पे जाएगी, ये 1/10 पे, और ये भी 1/10 पे। तो सैंडविच थ्योरम के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि ये जो आपके पास दो सीक्वेंस हैं, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, इसको हमने क्या मान लिया, an, ये सीक्वेंस हमारे पास an है और ये सीक्वेंस हमारे पास cn है। और pn के लिए हमें लिमिटिंग कंडीशन निकालनी है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में ये जो आपके पास दिया गया है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे bn लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिया है, ये हमारा bn है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों लिमिट l को जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सैंडविच थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है, ये कंडीशन नहीं है कि आपने इनइक्वालिटी दिखा दी, ये लिमिट अलग जगह जा रही है, ये लिमिट अलग जगह जा रही है, तब ये लिमिट उस जगह जाएगी। ऐसी कंडीशन ट्रू नहीं है। ट्रू कंडीशन क्या है कि ये जो an की सीक्वेंस है ये l को कन्वर्ज करे, ये भी l को कन्वर्ज करे, दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम हो गई है, तो यहाँ से कंडीशन इम्प्लाइज हुई कि ये भी हमारी 1/10 को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो उत्तर हमारा क्या आया, 1/10 आया, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से क्लियर कर दिया है। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो ये जो आपका फर्स्ट मेथड था 12th लेवल वाला, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप अलग से नोट कर लें। और ये आपका BSc वाला मेथड है। तो ये माइंड में सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाते हैं तो माइंड में स्टक हो जाता है कि हमें सैंडविच थ्योरम ही यूज करनी है इस तरीके से। तो आप जनरल जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आगे जो लेक्चर में आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो काफ़ी सरप्राइजिंग है इस दृष्टि से कि अगर हम 12th वाला मेथड उसमें लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ हो रहेगा, BSc वाला मेथड लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ हो रहेगा।
और बीएससी वाला मेथड जब आप लगाते हैं तो किताब में कुछ एप्लीकेशन आपके बीएससी के गलत दिए हुए हैं सभी जगह, तो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे कि क्यों गलत हैं और वहाँ सैंडविच थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली आप सैंडविच थ्योरम ध्यान से देखिए। इस थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस आपको दी गई है दोनों एल को कन्वर्ज करती है, ये सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है। सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी इसकी है वो यही है कि ये दोनों सीक्वेंस और ये सीक्वेंस bn वाली इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन करते हैं तो इस थ्योरम का यूज कम करते हैं, कोची फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का यूज ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्पेशली इसको हम थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपकी ये है कि आप इस थ्योरम को आप अपने माइंड में कंसिडरेशन में लेके चलें, क्योंकि आपको इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ समझ में आएगी कि वास्तव में ये थ्योरम अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो क्वेश्चन किताब में गलत विधि से हल किए गए हैं, कोची फर्स्ट थ्योरम उनके ऊपर अप्लाई कर दी गई है, वो आपके सैंडविच थ्योरम से ही सोल्व आउट होते हैं। तो किताब में कहीं कहीं सैंडविच थ्योरम में उसका यूज किया गया है, बाकी किताबों में आपका कोची फर्स्ट थ्योरम उसमें लगा दी है, लेकिन एब्सोल्युटली रॉन्ग है कंसेप्ट वो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कोची थ्योरम की